से बचाओ। आज की कहानी दरअसल दो कहानियां हैं और दोनों को मिलाकर मैं आपको सामने पेश कर रहा हूं। इत्तेफाक देखिए, इन दोनों कहानियों में कैसे रिश्तों का खून होता है और करने वाला कौन है। एक कहानी में एक बाप अपने बेटे को मारता है और दूसरी कहानी में एक बेटा अपने बाप के नाम की सुपारी निकालता है और उसे मार डालता है। तो बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है। बाकी ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें किसी का खून ना किया हो। पहली कहानी अहमदाबाद की है, गुजरात की। वेस्ट अहमदाबाद, पश्चिमी अहमदाबाद का एक इलाका है वासणा। वहां पर 22 जुलाई की सुबह कूड़े के ढेर पर पॉलिथीन में कुछ पड़ा हुआ मिलता है। कुछ लोगों की नजर पड़ती है, बदबू आ रही थी, वो खबर करते हैं। इसके बाद जब वो खबर करते हैं तो पुलिस पहुंचती है। उस जिसमें कूड़ा डालकर पॉलिथीन को फेंका जाता है वैसे ही पॉलिथीन था। जब पुलिस उस पॉलिथीन को खोलती है तो पाती है कि अंदर इंसानी शरीर का कोई टुकड़ा है। अब शरीर का टुकड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ना वो सर था, ना हाथ, ना पैर, सिर्फ धड़, सर और कमर के ऊपर का हिस्सा। तो अब उससे आप पहचान भी नहीं कर सकते हैं कि ये क्या है, किसका है, पर है इंसानी। अब पुलिस उसे बरामद करती है, हॉस्पिटल भेज देती है। कोई कपड़ा कुछ नहीं था तो पहचानना मुश्किल, चेहरा भी नहीं है, सर भी नहीं है। अब पुलिस केस दर्ज करती है और ये जिस तरीके से लाश मिली मालूम हो गया था कि ये कोई कत्ल का मामला है। पुलिस अब अपनी तफ्तीश शुरू करती है, लेकिन अभी पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू ही करती है कि तभी इससे पहले कि इस केस में कोई और रोशनी पड़े, अगली खबर एक और कॉल आती है। और ये कॉल इस बार थी ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड के पास अहमदाबाद में, वहां से खबर है कि यहाँ पे भी एक पॉलिथीन पड़ा हुआ है और उसके अंदर कुछ इंसानी टुकड़े हैं। अब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, पॉलिथीन खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर 2 कटे हुए हाथ हैं। अब एक जगह से धड़, एक जगह से कटे हुए हाथ। अब पुलिस अभी ये सारी चीजें जोड़ी रही थी कि पता चला कि एक दिन पहले भी एक ऐसे ही फोन आया था और एक कूड़े के ढेर पर एक पॉलिथीन मिली और उस पॉलिथीन में 2 पैर मिले। तो अब तक 3 पॉलिथीन की खबर आ चुकी थी। अब धड़ मिल चुका था, दोनों हाथ मिल चुके थे, दोनों पैर मिल चुके थे, लेकिन सर मिलना बाकी था। थोड़े इंतजार के बाद वो भी पूरा हो गया। और इसके बाद जीवराज पार्क के पास से किसी ने खबर की पुलिस को कि यहाँ पे भी एक पॉलिथीन पड़ा हुआ है और उसमें एक लाश का टुकड़ा है। पुलिस जाती है और देखती है कि वो सर पड़ा हुआ है एक इंसानी। अब पुलिस को 4 अलग अलग शहर के हिस्सों से और सारे वेस्ट अहमदाबाद के हिस्सों से 4 पॉलिथीन में इंसानी लाश के अलग अलग 4 टुकड़े मिलते हैं, हाथ, पैर, सर, धड़। अब इन 4 ही चीजों को देखकर पुलिस को पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कातिल चाहता क्या है। एक कत्ल करता है, अच्छा ये चारों चीजें जब मिलाई गई तो पता चला कि एक ही लाश है, एक ही शख्स का कत्ल हुआ है। लेकिन कातिल शहर के अलग अलग हिस्सों में लाश को इस तरीके से क्यों फेंक रहा है, और वो भी बड़ी तसल्ली से। इसका मतलब है कि कातिल को शायद डर भी नहीं है, कातिल को ये भी एहसास नहीं है कि वो पकड़ा जाएगा। और पूरा टाइम लेकर वो अलग अलग इलाकों में पॉलिथीन लेकर घूमता है। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर आप एक लाश का टुकड़ा लेकर जा रहे हैं, फेंक दिया, पुलिस तक पहुंच गई, वो खबर आ गई, तो दूसरी बार वैसा पॉलिथीन लेकर आप निकलते हुए भी डरेंगे कि कहीं पुलिस की नजर ना हो आप पर। लेकिन यहाँ कातिल बेखौफ, पुलिस का कोई डर नहीं, और खुलेआम शहर के 4 अलग अलग इलाकों में जाकर लाश के 4 टुकड़े फेंक कर चलाता है। अब पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। जहां जहां पे ये लाशें मिली पुलिस को, उन जगहों के पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। आखिरकार पहली कामयाबी मिली पुलिस को। ये जो वासणा इलाका था अहमदाबाद का, वहां पे जहां पे कूड़ा फेंका हुआ था उससे कुछ दूरी पर एक कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे में पुलिस ने देखा कि एक शख्स एक स्कूटी पर आ रहा है और उस स्कूटी पर एक पॉलिथीन भी है और वो इसी कूड़े के ढेर के पास आता है, कुछ फेंकता और चला जाता है। अब इत्तेफाक से पुलिस का नसीब भी अच्छा था। पुलिस जो है उस स्कूटी का नंबर उस कैमरे के जरिए पता कर लेती है। अब नंबर पता करने के बाद पुलिस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जरिए उस स्कूटी का के जो मालिक है उसके बारे में पता करती कि कौन है। तो पता चला कि ये स्कूटी जो है एक नीलेश जोशी नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। और नीलेश जोशी जो है वो ऑलरेडी गुजरात सरकार के कर्मचारी रहे, 4 साल पहले रिटायर हुए, और वो जीएसआरटीसी गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट ट्रैफिक सुपरिंटेंडेंट के पद से रिटायर हुए 2018 में। तो अब एक सरकारी मुलाजिम जो 18 में यानी 4 साल पहले रिटायर हुआ, उसके नाम पे ये स्कूटी। पुलिस की टीम खैर उस जो पता था उस घर पे पहुंचती है। लेकिन जब वो घर पे पहुंचती है तो देखती है कि जो पता है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से, वहां ताला लगा हुआ है। अब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि नहीं, यहाँ पे एक बाप और बेटे रहते हैं, लेकिन बाप कल से दिखाई नहीं दिया, बेटा 3-4 दिनों से नहीं दिखाई दिया। अब पुलिस को बड़ा अजीब लगता है। अब पुलिस ढूंढ रही है। इसी दौरान में पुलिस नीलेश जोशी के मोबाइल नंबर को निकालती है और उसके जरिए फिर ट्रैक करना शुरू करती है। तो अचानक पता चलता है कि नीलेश मोबाइल के जरिए जो लोकेशन निकला वो ये कि पहले वो अहमदाबाद से सूरत के लिए निकले और फिर सूरत से एक ट्रेन पकड़ी और वो जो ट्रेन है वो गोरखपुर तक जाती है।
इत्तेफाक से मोबाइल अभी भी चल रहा था। पुलिस ने उसी मोबाइल को ट्रैक करते हुए उस ट्रेन का भी पता कर लिया कि जो सूरत से गोरखपुर जा रही है। रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म किया और रेलवे पुलिस ने राजस्थान में भी एक जगह पर उस ट्रेन के अंदर पहुंचकर और उस मोबाइल के लोकेशन के जरिए नीलेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया। नीलेश हैरान कि चलती ट्रेन में उन्हें पुलिस कैसे पकड़ रही है। उसके बाद उनको गिरफ्तार करके उतारा गया। फिर पुलिस को खबर दी गई। फिर गुजरात की पुलिस आती है, नीलेश को अपने साथ अहमदाबाद ले जाती है। अहमदाबाद ले जाने के बाद अब नीलेश से पूछताछ होती है। पुलिस को शायद उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी नीलेश खुल जाएगा, लेकिन नीलेश ने बिना कोई लाग लपेट के, बिना किसी देरी के, उसने सीधा सीधा कहा कि जो 4 अलग अलग जगहों पर शहर से आपने लाशें इकट्ठा की हैं, वो लाश मेरे बेटे की है। उसकी उम्र करीब 18 साल, उसका नाम स्वयं जोशी, और उसे मैंने ही मारा है। अब पुलिस को अजीब कि एक बाप अपने बेटे को, वो भी इकलौता बेटा, क्यों कत्ल कर रहा है और इतनी आसानी से क्यों इकरार जुर्म कर रहा है। तब नीलेश ने पूरी कहानी सुनाई। नीलेश ने कहा कि वो सरकारी कर्मचारी था, उसका बेटा बचपन में पढ़ने लिखने में तेज था, लेकिन फिर कुछ धीरे धीरे वक्त बीते, उसकी बीवी के साथ अनबन हुई, बीवी से वो अलग हो गया। 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी माँ के साथ चली गई, बेटा उसी के साथ रहने लगा। वो चाहता था वो पढ़े, लेकिन 10th से पहले ही 9th में आते आते गलत सोहबत में पड़ गया। कुछ दोस्तों के साथ पहले शराब की लत लगी, हालांकि गुजरात में शराब बंदी है। फिर ड्रग्स की लत लगी और वो ड्रग्स लेने लगा। इधर उसकी जो दूसरी बेटी थी, उस बेटी ने पढ़ाई की, मेडिकल निकाला, डॉक्टर बन गई और फिर उसकी नौकरी लग गई और वो अपनी माँ को लेकर जर्मनी चली गई। तो माँ और बेटी जर्मनी में 5 साल पहले गए, बेटा नीलेश के साथ स्वयं, और वो अब गलत सोहबत में बिगड़ गया, ड्रग्स का आदी हो गया। अक्सर वो लड़ता। इस दौरान में नीलेश रिटायर हो गया, पेंशन के पैसे थे, लेकिन बेटा हमेशा ड्रग्स के लिए पैसे मांगता, लड़ता झगड़ता, कई बार बाप को मारने की धमकी देता। और नीलेश को यह डर था कि कहीं सचमुच नशे की हालत में किसी दिन उसका बेटा उसे मार ना दे। इसी दौरान 17 जुलाई को नीलेश का बेटा घर से गया, पूरी रात नहीं लौटा। 18 जुलाई की सुबह सुबह नशे में बुरी तरह से झूमता हुआ घर पहुंचा। बाप ने उसे टोका, उसने फिर से कहा कि पैसे की जरूरत है। बाप ने मना किया। बेटे ने कहा कि मैं एक दिन तुम्हें मार दूंगा। फिर कुछ ऐसी बातचीत हुई बाप बेटे में, नीलेश को गुस्सा आ गया। उसने घर में रखा हुआ एक पत्थर उठाया। बेटे ने भी बाप पे हमला किया, पलटकर बाप ने भी किया और उस पत्थर से अपने बेटे के सर पर कई वार किए। बेटा सर पकड़कर जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। जब मौत हो गई तब नीलेश को एहसास हुआ कि उसने अपने बेटे को मार डाला है। इसके बाद नीलेश सबसे पहले घर से निकलता है और ये सब कुछ 18 जुलाई की सुबह हुआ। और वो वहीं थोड़ी दूर पर एक मंदिर है जहाँ वो अक्सर जाया करता था। वो उस मंदिर में जाता है, आधा घंटा बैठता है, भगवान के सामने बैठकर अपने बेटे के कत्ल के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। आधे घंटे तक मंदिर में बैठने के बाद फिर वो बाहर निकलता है और एक बाजार में जाता है। बाजार से जाकर ग्राइंडर मशीन खरीदता है, बिजली से चलने वाला जो कटर टाइप। फिर वो घर आता है। घर आने के बाद बेटे की लाश को बाथरूम में ले जाता है और फिर उसी ग्राइंडर मशीन से उसे काटना शुरू करता है। इस दौरान में वो अपने साथ पॉलीथीन भी ले आया था जिसमें कूड़ा फेंकते हैं। फिर उसने पहली किस्त में उसी रात 22 जुलाई की रात एक धड़ ले जाकर घर से दूर एक कूड़े के ढेर पर फेंक आता है। अगले दिन सुबह फिर एक पॉलीथीन उठाता है और फेंक आता है। इस तरीके से उसने 3 दिनों में अलग अलग लाश के टुकड़े 4 अलग अलग जगहों पर फेंके और इस बात का ख्याल रखा कि किसी भी तरीके से लाश की शिनाख्त ना हो, इसलिए लाश के सारे कपड़े हटा लिए और बाकी कोई ऐसी चीज़ शिनाख्त भी नहीं छोड़ी। और 4 अलग अलग हिस्सों में, ताकि ये था कि पुलिस चारों को कहीं मिला ना सके और अलग अलग पुलिस स्टेशन का मामला लगे। और कई बार होता है कि पुलिस एक दूसरे पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट भी नहीं करती, तो इस तरह ये केस भी जो है एक पहेली बनकर रह जाए। तो इस तरीके से उसने हर जगह लाश फेंकी। बस गलती ये हुई कि उसने अपनी स्कूटी का इस्तेमाल किया और स्कूटी पर ही पॉलीथीन रखकर लाश फेंकता था और ऐसे ही एक कैमरे में वो पकड़ा गया और उस कैमरे में स्कूटी का नंबर दर्ज हो गया और उस नंबर के सहारे पुलिस उसके घर तक पहुंच गई और फिर वो पकड़ा गया। कहते हैं कि उस ट्रेन में बैठकर वो जो गोरखपुर जा रहा था, असल में उसे गोरखपुर से आगे नेपाल जाना था और वो शायद कुछ वक्त नेपाल में ही रहना चाहता था पुलिस से छुपने के लिए, लेकिन मोबाइल ने चुगली खा दी और चलती ट्रेन में वो पकड़ा गया। अब नीलेश को इस वक्त पुलिस हिरासत में है। नीलेश ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं, उसने एक्सेप्ट किया है। अब देखना यह है कि इस जुर्म के लिए नीलेश को सज़ा कितनी मिलती है, क्योंकि अभी तक जो खुद पुलिस की कहानी हुई है कि 18 जुलाई की सुबह बाप बेटे में झगड़ा हुआ, बेटे ने बाप पे हमला किया, बाप ने बेटे पे। तो ये प्री प्लान मर्डर नहीं था, मतलब पहले से सोचा हुआ नहीं था। दूसरा, जिस तरीके से नीलेश का बयान है कि वो हमेशा कहता था कि मैं तुझे काट दूंगा, मार दूंगा, तो हो सकता था कि बेटा मुझे मार दे। तो ये है कि अपनी जान बचाने के लिए भी एक कत्ल वकील इसकी अदालत में दलील रख सकते हैं। तो देखना यह है कि इस कत्ल को, एक बाप के हाथों किए गए बेटे के कत्ल को अदालत किस तरीके से लेती है। हालांकि कत्ल के बाद का जो दूसरा पहलू है कि ठीक है कत्ल गुस्से में हुआ, बाकी सारी चीज़ें ठीक है अपनी जगह, लेकिन एक बाप अपने ही बेटे के लाश के अलग अलग टुकड़े करता है, छोटे छोटे पॉलीथीन में डालता है, फिर उसके बाद अलग अलग इलाकों में फेंकता है। तो ये सारी प्लानिंग, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हैवानियत भी है, विभत्सता भी है,
कि कोई बाप अपने बच्चे के टुकड़े ऐसे कैसे कर सकता है, तो शायद ये पहलू भी अदालत में सामने होगी। तो ये तो थी एक बाप के हाथों एक बेटे के कत्ल की कहानी। अब इत्तेफाक देखिए, जो दूसरी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, 22 जुलाई को पहली बार अहमदाबाद में वो पॉलीथीन मिली थी जिसमें स्वयं के लाश के टुकड़े थे, एक बाप ने जिसको बेटे को अपने हाथों से मारा था। तो वासणा इलाके में 22 जुलाई को मिली। तारीख वही है 22 जुलाई, शहर बदला हुआ और कहानी बदली हुई है। अहमदाबाद में एक बाप कातिल, बेटे का कत्ल। लेकिन यही आप मध्य प्रदेश की कहानी है अगली, यहां पे बाप का कत्ल और बेटा कातिल। तारीख वही 22 जुलाई। 22 जुलाई को वहां पहली बार लाश मिली और 22 जुलाई को यहां कत्ल होता है। ये जो कहानी है ये शिवपुरी मध्य प्रदेश की कहानी है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक शख्स रहते थे, महेश गुप्ता। किराने की इनकी दुकान, इनके दो बेटे, एक अंकित और दूसरा एक और जो भाई। उन्होंने किराने की दुकान थी, पैसे की भी कोई कमी नहीं, ठीक ठाक अपने हिसाब से, अपने हैसियत से इनका परिवार था। लेकिन 22 जुलाई की सुबह सुबह अचानक महेश गुप्ता की लाश उन्हीं के घर में तीसरी मंजिल पर मिलती है। लोग, घर वाले, अंकित, उनका बेटा, बाकी सब चीखने चिल्लाने लगते हैं। पुलिस को खबर की जाती है क्योंकि खून बह रहा था। फिर पुलिस आती है, लाश को ले जाए। पहले तो पता ही नहीं चलता मौत कैसे हुई, लेकिन यह था कि कुछ घाव है। पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि मौत गोली लगने से हुई है। अब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। अब चौंकाने वाली बात यह थी कि घर की तीसरी मंजिल पर एक शख्स की मौत होती है, गोली मारी जाती है, और घर के अंदर और भी लोग सो रहे और किसी को गोली की आवाज़ नहीं आती। नंबर 1। नंबर 2, उस घर का अंदर जो दरवाजे थे सारे वो अंदर से बंद थे। तो कातिल एक तो घर के अंदर कैसे दाखिल हुआ, और दाखिल हुआ तो कत्ल करने के बाद फिर वो बाहर कैसे गया, और अंदर से दरवाज़ा क्यों बंद था। ये कुछ चीज़ें थी जो पुलिसिया जांच में कहीं शक पैदा कर रही थी। लेकिन अभी घर में एक मौत हुई थी, घर के गार्जियन की, मुखिया की, खासतौर पर जो उनका बेटा था अंकित, वो उसका रो रो कर बुरा हाल। और इसमें एक और ट्रेजेडी ये थी कि अंकित के जो दूसरा भाई, उसका बड़ा भाई जो भारतीय सेना में था, कुछ वक्त पहले ही उसकी भी मौत हो गई थी, और उसकी मौत कहते हैं कि खुदकुशी थी। तो भाई की मौत और अब बाप का कत्ल, पुलिस ने भी थोड़ा सा वक्त दिया लेकिन अपनी जांच जारी रखी। थोड़े वक्त के बाद पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी, घूम फिर कर ये आया कि कातिल घर के अंदर ही है। पुलिस ने बड़ी खामोशी से अंकित के मोबाइल और बाकी जो फैमिली मेंबर थे उनके सारे कॉल डिटेल निकाले, और फिर देखा कि जिस दिन कत्ल हुआ उससे एक दिन पहले खास नंबर पर अंकित लगातार बातचीत कर रहा था, और कत्ल के बाद भी उसी से बातचीत हुई। अब पुलिस ने उस नंबर को जीरो इन करना शुरू किया। अब जब पुलिस उस नंबर को खंगालती है तो पता चलता है कि ये एक लड़का है जिसका नाम है अजीत, और ये उसका नंबर है। अब जितनी भी तफ्तीश हुई, इशारा घर की ही तरफ था। आखिरकार पुलिस ने अंकित को उठाया और हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ की। फिर उससे इस नंबर के बारे में पूछा। जैसे इस नंबर के बारे में पूछा, अंकित घबरा गया। फिर उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि हाँ, मेरे पिता का कत्ल मेरे ही इशारे पर हुआ है, और मैंने ये कत्ल एक सुपारी किलर से कराया। ये नंबर उसी सुपारी किलर का है, उसका नाम है अजीत। अब जो पूरी कहानी थी वो ये थी कि अंकित भी, जैसे अहमदाबाद का केस था, नशे का आदी था, शराब पीता, ड्रग्स लेता। उसके भाई जो सेना में था उसकी मौत हो गई थी, और उस मौत के बाद परिवार को बीमा की रकम के तौर पर कहते हैं कि करीब 80 लाख से 1 करोड़ रुपए मिले, जो उनके फादर के अकाउंट में जमा थे। इधर नशे की लत की वजह से ये पैसे बर्बाद कर रहा था अंकित। बाप का हालांकि किराने की दुकान भी थी, और वो जब तब बाप से पैसा मांगता, बाप उसको मना करता, देता भी नहीं। बाप से वो डरता भी था। अब एक दो उसके ऐसे भी दोस्त और मिले जो इसी तरह से नशे के आदी थे। इन लोगों ने सोचा कि अब ड्रग्स के लिए पैसे कहाँ से लाएं, तो चलो कुछ जुर्म करते हैं। तो जुर्म क्या करें? इन्हीं के शहर में शिवपुरी में एक केमिस्ट, दवा की दुकान थी। वो दुकान बड़ी चलती है। अंकित को ख्याल है कि अगर इसके मकान, दुकान के मालिक को किडनैप कर लें तो रैंसम में कम से कम काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। बट उसने कहा किडनैपिंग करें कैसे? इसके बाद वो सोशल मीडिया पर गया। उसने कहा कि हम लोग किसी ऐसे सुपारी किलर को ढूंढते हैं जो कत्ल भी करता हो या फिर जो किडनैपिंग भी करता हो, तो हम उसको उसकी फीस देंगे और जो कमाएंगे उसमें से एक हिस्सा देंगे, बाकी हमारा होगा। तो अब इसने ये तो टारगेट तय कर लिया कि एक केमिस्ट शॉप के ओनर को किडनैप करना है, लेकिन करे कौन? इन लोगों ने पहले कोई क्राइम किया नहीं, हिम्मत हो नहीं रही है। अब ये सोशल मीडिया पर इसने ढूंढना शुरू किया। अब जब सोशल मीडिया पर ढूंढना शुरू किया तो ये हैरान करने वाली बात है, हालांकि मैं पहले भी कहानी में कई बार बता चुका हूँ कि अब क्रिमिनल अपने जुर्म को छुपाते नहीं है, बल्कि वो उसको उसके पब्लिसिटी करते हैं, और ऐसे सोशल साइट पे बहुत सारे आपको ऐड भी मिलेंगे। तो जब वो सोशल मीडिया पे सर्च कर रहा था, उसे एक जगह पे मिला जिसमें यह लिखा हुआ था यूट्यूब पर कि अगर किसी को कोई परेशानी हो तो संपर्क करें, मर्डर, किडनैपिंग, लूट, चोरी करवानी हो तो संपर्क करें। अब ये जो है एक अजीत किंग नाम के जरिए ये ऐड डाला हुआ था। इसने उठा के उसको कांटेक्ट किया। अब वहां से ऑनलाइन दोनों की बात हुई। इसने कहा कि हमें ये किडनैपिंग करानी है, तो उधर से कहा गया ठीक है। फिर अजीत नाम का एक शख्स, ये बिहार का रहने वाला था, 19 साल इसकी उम्र है, ये झांसी पहुंचा। ये दोनों भी, अंकित और उसका एक नाबालिग दोस्त था, ये भी झांसी पहुंचे। फिर वो उसे अपने साथ लेकर शिवपुरी आए। फिर उन्होंने बताया कि ये किडनैपिंग करनी है। लेकिन इस किडनैपिंग का सुनकर अजीत ने कहा अच्छा, इन्होंने 10,000 रुपये एडवांस भी दे दिए।
उसने कहा नहीं, ये किडनैपिंग करने से पहले मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। अब इन दोनों के पास 1 लाख रुपए थे नहीं, और उसने कहा कि 1 लाख जब तक नहीं मिलेंगे कैश तब तक मैं ये काम करूंगा नहीं, और मैं बहुत दूर से आया हूँ, बिहार से चल के MP आया हूँ। अब दोनों ने कहा कि क्या करें, पैसे तो हैं नहीं। उधर अजीत भी है, वो इतनी दूर से आया और उसने कहा कि मैं आया हूँ और बिना काम किए लौट जाऊँ, ये भी बड़ा घाटे का सौदा है। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए नहीं है तो किडनैपिंग छोड़ो, मुझसे यहाँ पे हूँ 1-2 दिन, कोई और काम करवाना हो तो करवा लो। अब ये दोनों सोचने लगे क्या करें। तभी अंकित के दिमाग में ये ख्याल आया कि उसके भाई की मौत के बाद बीमा की जो रकम है वो बैंक में है उसके बाप के पास। भाई पहले ही मर चुका है, अगर बाप की मौत हो जाती है तो वो सारे पैसे अब उसके हो जाएंगे। तो उन पैसों से वो 1 लाख रुपए इसको भी दे सकता है उस किडनैपिंग के लिए, और बाकी पैसे तो उसके होंगे ही होंगे। फिर वो कहता है ठीक है, तुम्हें एक काम करना है ना, तो तुम मेरे बाप को मार डालो, फिर तुम्हें मैं उसमें से इतने पैसे दूंगा। अजीत तैयार हो जाता है, वो वैसे भी कहता है इतनी दूर आया हूँ, काम कुछ तो करूंगा। उसके बाद फिर प्लानिंग के तहत वो रात को अपना दरवाजा घर का खोल कर रखता है, देर रात को घर में दाखिल होता है, तीसरी मंजिल पर सो रहे उसके बाप को गोली मारता है और फिर बाहर निकल जाता है। अंकित दरवाजा बंद कर देता है और इस तरीके से ये कत्ल होता है। लेकिन ये दरवाजा बंद करना और तीसरी मंजिल पर वो चलना और फिर गोली की आवाज़ न सुनाई देना, ये सारी चीज़ें पुलिस के लिए शक पैदा करती है, और आखिरकार इसी शक की बिना पर पुलिस पूछताछ और तफ्तीश करते हुए और मोबाइल के कॉल डिटेल के जरिए कातिल तक पहुंच जाती है। ये 2 कहानी आज मैंने एक साथ इसलिए आपको सुनाई ताकि सिर्फ ये बता सकूं, फिर एहसास करा सकूं कि इस दुनिया में, देश में ही नहीं, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके साथ जुर्म ना हुआ हो। अब इस कहानी को लेकर हम क्या कहेंगे। एक जगह पे एक बाप अपने बेटे को मारता है, मारने के बाद इस बुरी तरीके से उसके लाश के टुकड़े करता है, और दूसरी जगह एक बेटा अपने बाप के नाम की सुपारी निकालता है, वो भी ऑनलाइन, और अपने ही बाप के कत्ल का सौदा करता है। पता नहीं इस दुनिया में ऐसे कितने कितने सारे क्राइम भरे पड़े होंगे। खैर, अब आज का अपना सिलसिला